चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। चलो लेट्स स्टार्ट। तो आज देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस। अब बात करेंगे हम फंडामेंटल एनालिसिस की। देखो फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, कैसे यूज होता है, इसकी ज़रूरत क्या है, इसे समझो। तो आप ऐसा समझो कि जब भी कोई चीज़ आप खरीदते हो, ठीक है, तो खरीदने से पहले क्या करते हो? जांच पड़ताल कहते हैं उसको। तो जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हैं उसकी वैल्यू करते हैं, वैल्यूएशन, महंगी है, सस्ती है, ज़्यादा सस्ती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि आप एक शर्ट खरीदते हैं, एक शोरूम में जाते हैं, ठीक है, और उस शर्ट का प्राइस टैग है 5000 रुपीज़। आप शर्ट को देखते हैं। अब शर्ट का सबसे पहले तो आपने टैग देखा ना। देखो कोई भी बंदा हो, सबसे पहले तो प्राइस ही देखता है, फिर उसके बाद देखता है कलर, फैब्रिक, फैशन, देन कंपनी, यानी प्राइस, यानी किस कंपनी का लोगो है ना, ब्रांड। अब ये सारी चीज़ें करके हम क्या करते हैं? वैल्यूएशन देखते हैं, है ना। अब मान लो तुमको ऐसा लगता है कि भाई 5000 की जो शर्ट है ना, ये तो बड़ी महंगी है, इसकी क्वालिटी उतनी है नहीं। अगर ये शर्ट आपको 2000 की मिले तो आप सोचोगे लेने के लिए। तो आपने क्या किया? फेयर वैल्यूएशन की उसकी, और वैल्यूएशन के बाद आपने ये देखा कि भाई 2000 से ज़्यादा की वैल्यू तो नहीं बनती, तो आप उस शर्ट को खरीदेंगे क्या? नहीं खरीदेंगे, है ना। पर अब उल्टा कर लो, क्वालिटी उसकी 5000 वाली है, मिल रही है आपको 2000 की, तो खरीदोगे? सब खरीदोगे, क्योंकि वो अपनी वैल्यू से, खुश रहो बेटा, अपनी वैल्यू से आधी से भी कम कीमत पर मिल रही है, तो आप उसे खरीदोगे। सेम चीज फंडामेंटल आपको सिखाती है, सस्ता खरीदना। अब सस्ता खरीद के क्या होता है? रात को नींद बड़ी अच्छी आती है। अब मान लो आपने जंक खरीद लिया और थोड़ा सा वो नीचे आ गया, तो आपको रात को नींद नहीं आएगी ये सोच के कि यार अगले दिन क्या होगा। पर आपने सोना शेयर खरीदा है, तो क्या होगा? अगर वो टेम्परेरी नीचे भी गया तो आपको पता है अल्टीमेटली उसको ऊपर ही आना है। आ रही मेरी बात समझ में? तो फंडामेंटल ना आपको हेल्प करता है इस तरीके से। अब फंडामेंटल ना काम करता है इंट्रिंसिक वैल्यू पर। अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू ना ऑप्शन वाली नहीं है, इंट्रिंसिक वैल्यू, इसे कहते हैं फ्यूचर डिस्काउंटिंग वैल्यू। ये क्या होता है? इसे समझ लो। ये होता है जब मार्केट में मान लो एक चीज की फेयर वैल्यूएशन है XYZ शेयर की, मान लेते हैं 100 रुपए, और उसका करंट मार्केट प्राइस है 50 रुपए। तो इस शेयर की फेयर वैल्यूएशन कितनी है? मिल कितने का रहा है? तो 100 रुपए की चीज आपको 50 की मिल रही है, खरीदोगे नहीं खरीदोगे? अब ये जो 50 रुपए का डिस्काउंट है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? शाबाश, इसी को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, जिस पे फंडामेंटल काम करता है। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? परफेक्ट। तो हम इस कोर्स में इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना सीखेंगे, और बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिससे हम ये सब निकाल सकते हैं। तो हम इस कोर्स में ना बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लोबल रिसर्च के बारे में, फिर हम इवेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे सेक्टर एनालिसिस, जिसे हम इंडस्ट्री एनालिसिस भी कहते हैं, फिर हम बात करेंगे कंपनी एनालिसिस की, और फिर हम बात करेंगे डेटा एनालिसिस की। ठीक है, सो ये 5 चीज़ें हम इस फंडामेंटल में पढ़ने वाले हैं। एक बार नोट कर लो सब लोग। तो सबसे पहला टॉपिक हम क्या पढ़ रहे हैं? ग्लोबल रिसर्च। मुझे ये बताओ, दुनिया के अंदर कितनी कंट्रीज हैं? 195 कंट्रीज है दुनिया के अंदर, 195 कंट्रीज है ना। अब 195 कंट्रीज जो है ना, इनमें से कितनी कंट्री के नाम तुम्हें पता है? 50, 60, 70, है ना। और ऐसे नाम जो बिना सोचे भी तुम ले सकते हो। देखो 70 में भी तुम्हें सोचने पड़ेंगे, पर 20 कंट्रीज ऐसी होंगी जिनको तुम्हें सोचना भी नहीं पड़ेगा। सबसे पहला नाम कौन सी कंट्री का आता है? यूएसए ना। पता है क्यों आता है? क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। दूसरा नाम कौन सा आता है? क्यों आता है? सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तीसरा नाम जापान का, क्योंकि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और फोर्थ नाम इंडिया। रशिया कैसे सोच सकता है तू? इंडियन होके रशिया की बात करता है। तुम्हें दिमाग पर जोर नहीं डालना पड़ा उन कंट्रीज के बारे में जिनका दुनिया में कंट्रीब्यूशन है। इनफैक्ट रशिया का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ऑयल एंड गैस दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर है।
तो आप ये समझ के चलो कि जो भी दुनिया में कंट्रीज हैं जिनका कोऑर्डिनेशन कॉरपोरेशन दुनिया में ज़्यादा है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हमारे पड़ोसी देश भी हैं 2-3, जैसे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया। अफगानिस्तान को छोड़ देते हैं फॉर टाइम बिंग, हमारे बहुत सारे फ़ैन रहते हैं वहाँ पे, हमें बहुत अप्रिशिएट करते हैं वो। पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। अच्छा, इनसे मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मैं पहले यहाँ पे डिस्क्लेमर दे दूँ। मैं तो सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि उन कंट्रीज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है दुनिया में, ये सोचने से भी आपको समझ में नहीं आएगा। अच्छी चीज़ों में तो मिलेगा नहीं, और बुरी चीज़ों में मिलेगा तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि उन इकोनॉमी में, अब सोचो पाकिस्तान में ना कल बम ब्लास्ट हो जाए भगवान ना करे ऐसा हो पर हो जाए तो तुमको ज़रा सा भी फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। तुमसे मेरा मतलब है बीइंग अ ट्रेडर, इंडिविजुअल तो हमें सांत्वना होगी कि यार वहाँ पे ऐसा हुआ, गलत हुआ, पर अगर अमेरिका में ऐसा हो गया ना तो तुमको फर्क पड़ेगा क्योंकि तुम ट्रेडर हो। उसके यहाँ पर अगर कुछ भी अच्छा या बुरा होगा ना, उससे तुम्हारी कंट्री पर भी फर्क पड़ेगा, ये ध्यान रखना। पर पाकिस्तान में कुछ भी होगा तो उससे हमारी कंट्री पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया में अच्छी चीज़ों के लिए नहीं जाना चाहता है। अच्छे जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं पाकिस्तान के नहीं हैं, इसलिए दुनिया में कुछ भी हो, यानी पाकिस्तान में कुछ भी हो, दुनिया को इससे कोई मतलब नहीं होगा। और अमेरिका में कुछ भी अगर हुआ तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है पूरी दुनिया को। ठीक है, उसका कंट्रीब्यूशन आ रही है मेरी बात समझ में? तो अब ये जो 195 कंट्रीज है ना, इनमें से 10 इकोनॉमी ऐसी होंगी जिनमें कुछ भी अच्छा या बुरा हो तो हमें फर्क पड़ता है। बाकी 185 कंट्रीज को आप भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो दुनिया में नाम मात्र के लिए हैं। आ रही मेरी बात समझ में? अब इसको ना मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं ताकि बेहतर तरीके से आप समझ पाएं। ठीक है, तो आपको याद है, आपने पढ़ा है किताबों में या इंटरनेट पे कभी देखा है, 2008 में दुनिया में रिसेशन आया था, डिप्रेशन आया था। आपने सुना है इसके बारे में? इस 2008 की प्रॉब्लम को सबप्राइम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? अब ये हुआ यूएसए में था, बता दूं आपको। ठीक है, पर आपको ये समझाने के लिए लिखना ज़रूरी है कि इंडियन मार्केट, जिसे हम निफ्टी के नाम से भी जानते हैं, तो निफ्टी का ये हाई हुआ करता था इस परेशानी आने से पहले, और फिर निफ्टी ने ये लो लगाया इस प्रॉब्लम के चलते। कितना परसेंट करेक्शन हुआ? 65-70% है ना। 65% का करेक्शन आ गया तो प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी थी, है ना। अब इसे टेक्निकली समझते हैं, ध्यान से समझना मेरी बात को। अमेरिका में घरों की बिक्री इतनी तेजी से हो रही थी कि अमेरिका में घर बिक रहे थे, और जब घर बिकते हैं ना तो लोगों में ना एक अट्रैक्शन होता है कि हम भी घर खरीदेंगे, रहने के लिए नहीं, इन्वेस्टमेंट के लिए, ताकि हमें जल्दी प्रॉफिट हो जाए। $1 लाख का घर 6 महीने में $2 लाख हो गया, डबल हो गया ना। तो तुम भी ऐसा सोचोगे कि $1 लाख का घर तो मैं लोन लेके भी ले लूँगा, मेरे को पेमेंट तो $10,000 ही करनी है, 90 तो बैंक लोन दे देगा। पर समस्या ना लोन लेने की नहीं है, लोन को रीपे करने की है। अब सोचो कि अगर कोई ऐसा इंसान लोन ले ले जो EMI टाइम से ना भर पाए तो क्या होगा? वो डिफॉल्ट करेगा, और जो डिफॉल्टर होते हैं ना उन्हीं को सब प्राइम लोन होल्डर बोला जाता है, यानी जो अंडर एलिजिबिलिटी लोन लेते हैं उनको क्या बोला जाता है? तो सब प्राइम प्रॉब्लम इसलिए कहा गया है इसे, क्योंकि वहां पर जो घर बिक रहे थे वो लोग ले रहे थे जो एलिजिबल नहीं थे लोन के लिए। और फिर क्या हुआ? उन्होंने डिफॉल्ट करना शुरू किया। अब जब डिफॉल्ट करना शुरू किया तो बैंक अपना पैसा रिकवर करने के लिए क्या करता है? ऑक्शन। ऑक्शन तो वो अपने पैसे रिकवर करने के लिए करेगा ना। तो $2 लाख का जो घर है उसमें मान लेते हैं बैंक के $1.5 लाख है, तो बैंक $1.5 लाख में वो घर बेचेगा ना। अब तुमने घर लिया है, मान लो तुम प्राइम लोन होल्डर हो, तुमने 2 EMI भरी हैं, और अगर तुम इंटेंशनली डिफॉल्ट कर देते हो तो अब जो घर तुम्हें 2 लाख का पड़ रहा था वो अब $1.5 लाख का भी मिल रहा है, तो तुम जानबूझ के डिफॉल्ट करोगे जिससे तुम्हारे $40,000 बचेंगे। यही करोगे? तो जब ये करने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे तो घरों की कीमत और गिर जाएगी, और फिर क्या होगा? फिर वो बंदा क्रैश हो जाएगा जिसने लोन दिए, क्योंकि अब तो ऑक्शन में घर ही नहीं बिक रहे ना।
तो यही हुआ था उस समय भी। और लीमैन ब्रदर नाम का एक बैंक हुआ करता था जो 4th हाईएस्ट बैंक था अमेरिका का, और वो डिफॉल्ट हो गया था, जिसकी वजह से अब बैंक डिफॉल्ट जब होते हैं ना तो इकोनॉमी के बैकबोन माने जाते हैं। तो जब बैंक डिफॉल्ट होंगे तो इकोनॉमी तो क्रैश होगी ना। तो यही वजह थी कि दुनिया की इकोनॉमीज क्रैश कर रही थी। वजह क्या थी? अमेरिका का सबप्राइम प्रॉब्लम। बट इकोनॉमी में जैसा कि ना जितनी बड़ी इकोनॉमी होती है ना वो डिपेंडेंट होती है, इंटरकनेक्टेड होती है दूसरी इकोनॉमी के साथ। अब ऐसा समझ लो कि आज तुम्हें अमेरिका की क्यों ज़रूरत है? अगर तुम बोलो कि भाई हम तो इंडिया हैं, लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वन ऑफ राइट एंड एमर्जिंग इकोनॉमी है दुनिया की सबसे अच्छी, तो हमें अमेरिका की ज़रूरत नहीं है, तो तुम गलत बोल रहे हो ना। तुम्हारे 46 लाख लोगों को, यानी हमारे 46 लाख लोगों को अमेरिका रोज़गार देता है, IT प्रोफेशनल को जॉब देता है। तो अगर अमेरिका में कुछ भी होता है तो ये 46 लाख लोग इम्पैक्ट हो जाएंगे ना। और ये वो वाले लोग नहीं है जो 10-10, 20-20 हज़ार कमा रहे हैं, ये वो वाले लोग हैं जो 10 से 20 लाख रुपए एवरेज कमा रहे हैं। तो जब इनकी सैलरी नहीं आएगी तो ये खर्चा नहीं करेंगे, हमारी इकोनॉमी कैसे चलेगी? समझो, मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं इसे। तो एक इकोनॉमी में जब भी कुछ बुरा होता है तो उसके कंसेक्वेंसेस बैड वाले दूसरी इकोनॉमी में भी जाते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं, जो ऐसे चलता है। ठीक है? तो अमेरिका की मार्केट की प्रॉब्लम अमेरिका की नहीं है, वो हमारी भी है, यूरोप की भी है, जापान की भी है। आ रही बात समझ में? तो यहां पर एक थंब रूल समझो, दुनिया ना एक परिवार है। ये जो मेजर जितने भी इकोनॉमीज है ना, दीज कंट्रीज आर लाइक अ फैमिली। ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर किसी में भी कुछ भी बुरा होगा तो वो बुरा इंपैक्ट दूसरी कंट्रीज पर भी जरूर आएगा। ये मेरी बात याद रखना। तो थंब रूल क्या है? दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं जो इंपॉर्टेंट, अगर उनमें कुछ भी अच्छा या बुरा होगा तो उसका इंपैक्ट दूसरी कंट्रीज पर भी देखा जाएगा। ये बात क्या मेरी समझ में आ रही है आपकी? पक्का? ठीक है, अब दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूं और बेहतरीन एग्जाम्पल से। तो 2020 में आया था कोविड, और आप जानते हैं कोविड जो आया था ये आया था चाइना में। पर मुझे एक बात बताइए, कोविड का ओरिजिन था चाइना, पर दुनिया की ऐसी कौन सी कंट्री थी जिसमें कोविड नहीं पहुंचा? है ना, सब में पहुंचा। तो आप समझ पा रहे हैं, जिस तरह से कोविड दुनिया में पहुंचा ना, उसी तरह से अच्छी और बुरी चीजें भी पूरी दुनिया में पहुंची जाती हैं। जरूरी नहीं है इसके लिए कि वो चीजें उस कंट्री में भी हो रही हो, समझ रहे हो? और होती हर कंट्री में ही है। पर जिस तरह से कोविड फैला ना, उसी तरह से दुनिया में अच्छी और बुरी चीजें भी स्प्रेड होती हैं। ये मेरी बात ध्यान रखना। अब ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूं तुम्हें, उसके पीछे का रीजन है। उसके पीछे का रीजन ये है कि मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि अगर तुम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट के लिए माहौल को कैसे एनालाइज किया जाता है। देखो, इस साल यूएसए, इंडिया और रशिया में तो इलेक्शन हो गए हैं, पुतिन साहब जीत चुके हैं। मेजर कंट्रीज हैं, इनमें इलेक्शन होने वाले हैं। अब एक बात बताओ, जब इलेक्शन इस कंट्री, मतलब इन दोनों कंट्रीज में इलेक्शन होने वाले हैं, तो इलेक्शन के बाद देश की दिशा और दशा तय होगी ना, है ना? अब मान के चलो अमेरिका और यूएस में इलेक्शन होने वाले हैं। अब इलेक्शन में ना अमेरिका में समझ के चलो कि अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब आ जाते हैं तो भाई बाइडेन साहब चले जाएंगे। अब बाइडेन साहब की ना मान लेते हैं 4 कंट्रियों से संबंध अच्छे थे, अब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, वो उन सारी कंट्रियों से बिगाड़ लेंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो एकदम से क्या होगा, एकदम से चीजें बदल जाएंगी, राजनीतिक मुद्दे अलग हो जाएंगे, डिप्लोमेसी का लेवल अलग हो जाएगा, यारी दोस्ती का लेवल अलग हो जाएगा, और उससे क्या होगा, पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट आएगा। अब ये समझ लेना कि ये इलेक्शन इंडिया और यूएस में नहीं है, क्योंकि ये नेशनल इवेंट्स हैं और इनका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में आता है, समझ रहे हो? तो इसी तरह से आज के समय में तुम देखोगे कि अगर तुम्हारे पास मान लेते हैं 10-10 लाख रुपए सबके पास हैं, और आज मैं तुमसे सवाल पूछता हूं कि आज मुझे बताओ कि क्या तुम इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो? तुम्हें 10 लाख के 10 लाख ही डालने हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो क्या आज तुम तैयार हो इस चीज़ के लिए? तुम बोलोगे नहीं सर, पहले इलेक्शन हो जाने दो, चीज़ें क्लियर हो जाने दो, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें पैसा डालना है कि नहीं। ऐसे ही होगा ना, समझदारी तो यही कहती है। अब यही मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि होता ये है कि जब ग्लोबल रिसर्च हम करते हैं तो उससे हमें ये समझ में आ जाता है कि आज का सिनेरियो क्या इन्वेस्टमेंट के लिए सही है या हमें कुछ वेट करना चाहिए। आ रही है मेरी बात समझ में? अब कैसे देखोगे इसको? तो आपको इवेंट्स देखनी है, डेटा देखने हैं। अब जैसे मान लेते हैं बहुत सारे डेटा आते हैं, ठीक है,
कंट्रीज में डेटा आते हैं, मान लो बहुत सारे डेटा पॉजिटिव आ रहे हैं, तो मान लो बहुत सारे डेटा पॉजिटिव आ रहे हैं, तो डेटा पॉजिटिव जब आ रहे हैं तो तुम्हें क्या पता चल रहा है डेटा से कि भाई दुनिया में जो इकोनॉमी का माहौल है वो अच्छा है। पर अगर डेटा नेगेटिव आ रहे हैं तो तुम बेकार डेटा पे इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो ना। तो सिमिलरली इसीलिए फंडामेंटल आपको हेल्प करता है और इसके लिए हमें सबसे पहले ग्लोबल रिसर्च करनी चाहिए। अब ग्लोबल रिसर्च हम दो तरह से कर सकते हैं। देखो ग्लोबल रिसर्च जब हम करते हैं ना तो उसके दो तरीके होते हैं। तो ग्लोबल रिसर्च हम दो तरीके से करते हैं। पहला तरीका इंट्राडे के लिए कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा, और दूसरा करते हैं हम पोजिशनल यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए। देखो जो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं ना उसके लिए हमें डेटा की ज़रूरत होती है और इकोनॉमी को स्टडी करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इकोनॉमी को स्टडी वैसे डेटा के माध्यम से ही किया जाता है इन शॉर्ट, बट यहाँ पर जब हम इंट्राडे के लिए करते हैं ना तो ग्लोबल इंडेक्स को हम देखते हैं, ग्लोबल इंडेक्स को। अब ये जो ग्लोबल इंडेक्स है ना उसमें जो भी ग्लोबल मार्केट के इंडेक्स होते हैं मैं दिखाता हूँ अभी आपको, हम उसको देखते हैं और एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जाएंगे एंड यहाँ पर हम क्या जाएंगे, मनी कंट्रोल पर जाते हैं। अब ये जो मनी कंट्रोल है यहाँ पर ग्लोबल मार्केट्स दिख रही है आप यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। अब ये जो ग्लोबल मार्केट्स है ना यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये अमेरिका का मार्केट है, ठीक है। तो अमेरिका में 3 इंडेक्स हैं जिसको हम कहते हैं डाउ जोन्स, S&P 500 और नैस्डैक। ये यूरोपियन मार्केट है जो है फुट्जी जो लंदन का मार्केट है, कैक्स जो पेरिस का मार्केट है, डेक्स जो जर्मनी का मार्केट है, एंड दिस बिलोंग्स टू आर मार्केट गिफ्ट निफ्टी, ठीक है। ये निकाई है जापान का मार्केट है, स्ट्रेट टाइम है सिंगापुर का मार्केट है, हांगकांग का मार्केट है, एंड ये शंघाई कॉम्पोजिट चाइना का मार्केट है। अब ये एशियन मार्केट में ना आपको सिर्फ और सिर्फ देखनी है ये 4 मार्केट, शंघाई, हैंगसेंग, निकाई और निफ्टी, और ये स्ट्रेट टाइम्स देखना चाहो तो देख लेना, यानी 5 मार्केट हो गई। अब यहाँ पर ये जो अमेरिकन मार्केट है यहाँ पर नोट कर लेना सब लोग ध्यान से। देखो मैं अपने टाइम के हिसाब से आपको बताऊंगा। तो ये जो अमेरिकन मार्केट है ना ये शाम को खुलता है। ये कब खुलता है? शाम को, हमारे टाइम के हिसाब से, ठीक है। तो ये खुलता है शाम को 8 बजे और ये 2 बजे तक चलता है सुबह के, ठीक है, हमारे सुबह के 2 बजे तक चलता है। अब ये जो यूरोपियन मार्केट है ये चलता है 1:30 बजे से और ये चलता है 8 बजे तक, ये भी हमारे टाइम के हिसाब से चलता है, ठीक है। और ये जो एशियन मार्केट है, ये जो एशियन मार्केट है ये सुबह खुल जाता है 6 बजे, बल्कि हाँ तो ये सुबह 6 बजे खुलता है हमारे टाइम के हिसाब से, और जैसा कि आप जानते हो हम सबसे लास्ट में बंद होते हैं 3:30 PM, ठीक है। तो ये हमारे हिसाब से चलता है। अब ये सबने नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि सबसे पहले कौन सा मार्केट, मैं यहाँ पर दोबारा से, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से समझाता हूँ। तो मान लो कि अमेरिकन मार्केट, USA मार्केट में कुछ भी अच्छा या बुरा हुआ, मान लो अगर US मार्केट पॉजिटिव बंद हुआ तो इसका इंपैक्ट पॉजिटिव आएगा किस पर? नहीं, एशियन मार्केट पे, क्योंकि ये सुबह 2 बजे बंद होता है और उसके बाद एशियन मार्केट खुलेगा। अब अगर एशियन मार्केट पॉजिटिव चल रहा है तो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट किस पे आएगा? यूरोपियन मार्केट पे, एंड फिर ये मार्केट इस तरह से रोटेट करता रहता है, इस तरह से चलता है। आ रहा है समझ में? तो अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जब US मार्केट अच्छा करती है तो एशियन मार्केट भी अच्छा करेगी, क्योंकि अभी हमने क्या सूत्र पढ़ा, एक लॉ पढ़ा जिसमें हमने देखा दुनिया एक परिवार है और इस परिवार का कोई भी सदस्य अगर परेशान होगा तो दुनिया की बाकी लोग भी परेशान हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको देखना है कि अगर US मार्केट अच्छी है तो अगले दिन एशियन मार्केट भी अच्छी ओपन होगी, एंड US मार्केट अगर बुरी है तो अब मार्केट, मान के चलो हमारी मार्केट तो शाम को बंद हो जाती है, अब हमारी मार्केट कैसे खुलेगी अगले दिन ये पता करना है। तो कैसे देखोगे? तब आप डाउ जोन्स फ्यूचर को देखो, अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि अगले दिन हम भी पॉजिटिव खुलेंगे। पर अच्छी बात ये है कि जब हमारी मार्केट बंद होती है ना तो ये जो निफ्टी 50 आपको दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी, ये तब भी ओपन रहता है। रात को 12 बजे भी ये आपको बता रहा होगा कि हम कहाँ खुल सकते हैं, सुबह के 2 बजे भी ये बता रहा होगा हम अगले दिन कहाँ खुल सकते हैं। तो ये जो गिफ्ट निफ्टी है ना ये आपको जानकारी देता है कि मार्केट कहाँ ओपन हो सकती है, ठीक है। तो आप इसे देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट कहाँ पर ओपन होने वाली है। मेरा नाम है अतुल, मैं एक नामी होटल में
मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588688475 और विजिट www.onlinenifm.com।